हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। और रोजेंडर टॉक्स का दोबारा से मैं जूम पर एपिसोड क्यों कर रहा हूं, इसका रीजन मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। नहीं नहीं, दोबारा से पेंडेमिक नहीं आया है भाई। अभी जो मैम आज आई हैं, उनसे जब आप लोगों को मिलवाऊंगा तब आप लोगों को पता चलेगा जूम पर इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं एंड ये इंटरव्यू इतना खास क्यों है। तो आज बात करेंगे हम डॉक्टर अर्चना शर्मा से, ऑल द वे फ्रॉम सन। और आज जानेंगे मैम के बारे में, सन के बारे में, और आप लोगों के कुछ जो सवाल आप लोगों ने मुझे भेजे हैं वो भी मैडम से पूछेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर अर्चना का। डॉक्टर अर्चना का मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रोजेंडर टॉक्स पर। थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो मैम आप बताएं कि अभी सिचुएशन में जो भी लास्ट ईयर सिचुएशन थी, उसके बाद अभी कैसे हैं आप अभी? जैसे कि सारी दुनिया है, इसका एक तरह से कोपिंग मैकेनिज्म सबने बनाया है अपना अपना। और क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं अपने काम से, और अपना जो इम्पैक्ट हमें करना है, काम तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन जी हाँ डिफरेंट डिफरेंट वे में काम कर रहे हैं, और डिफिकल्टीज और चैलेंजेस को कोप कर रहे हैं उनके साथ। हम्म। ओके, बढ़िया। तो चलिए मैम स्टार्ट करते हैं सवालों के साथ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा दैट व्हाट एग्जैक्टली सन इज, सन है क्या? और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सन के बारे में सुनी हैं, तो वो भी आप हमको बताएं। जी, सर्न एक लेबोरेटरी, दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लेबोरेटरी। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट, जो 27 किलोमीटर लंबा है, सरकमफ्रेंस है उसकी, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बनाया गया है। पिछले 20 सालों से वो पहले तो बनाया गया और उसके बाद उसको चालू किया गया। तो मैं इस पूरा जो बड़ा एक सर्न का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा हूँ, और मैंने इसको ग्रो होते हुए भी देखा है। लेकिन सर्न एग्जैक्टली क्या है, वो फंडामेंटल रिसर्च होती है यहाँ पर। क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं, और जब हम बचपन में भी हम सोचते हैं कि भाई हम कहाँ से आए, या फिर ये दुनिया कहाँ से आई, ये कायनात कहाँ से आई। तो ये सब जो सवाल आते हैं हमारे मन में, उनके आंसर ढूंढने के लिए हम किताबों में जाते हैं, या फिर हम रिसर्च करते हैं। और सर्न एज सच एक यूरोपियन लेबोरेटरी है। इसका पूरा नाम है द अब उसका नाम बदल चुका है दरअसल में, तो इसलिए वो है वर्ल्ड लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स। पहले था वो सांत्र यूरोपियन पुरलर रिसर्च न्यूक्लियर। तो वो डिफरेंट, वो एक्रोनिम जो है वो चिपक गया, क्योंकि वो एक सारी दुनिया में सब उसको बोलते हैं सर्न के नाम से। लेकिन एसेंशियली वो एक फंडामेंटल रिसर्च का ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पर यूरोप के सारे देशों ने मिलकर इस लेबोरेटरी का इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है, और जिसमें कि पूरी दुनिया के लोग आकर काम करते हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, और तरह तरह की फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। लेकिन बेसिकली पार्टिकल्स के बारे में मेन जो काम होता है वो होता है टू लुक फॉर द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। और वो हम कैसे कर सकते हैं, उस यूनिवर्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो आपने सुना होगा, ये सब पार्टिकल किस चीज के बने हुए हैं। ये जैसे कि एक गुत्थी है, उसे सुलझाना है, और सारे जो पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं, ये सब आपस में कैसे, जो कण हैं, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और इसकी लॉज क्या हैं, ये सब पता लगाने के लिए यहाँ पर शोध होती है। अच्छा मैम, आपने कई बार फंडामेंटल रिसर्च का नाम लिया, तो मैं जानना चाहूँगा फंडामेंटल रिसर्च और नॉर्मल जो हम रिसर्च करते हैं, जिसे मैं कहूँ कि अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड साइंसेस पर रिसर्च, इन दोनों में क्या फ़र्क है? और फंडामेंटल रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है? और अप्लाइड का तो खैर हम लोग जानते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड है, दवाइयों पर हो गया और भी चीज़ों पर हो गया, वो अप्लाइड हम पर डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट फंडामेंटल हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है? जी, आप उस जमाने का सोचिए, हमारे पेरेंट्स के जमाने का, या और पहले का, कि जब वो गांव में बिजली नहीं आती थी, और या इवन शहरों में जब मैं बड़ी हुई हूँ, मुझे याद है कि कैंडल में भी
हमको हमको लगाना पड़ता था, कभी ब्लैकआउट हो जाता था या बिजली नहीं आती थी, तो वो जो कैंडल है और आज के तारीख में इलेक्ट्रिसिटी का हम जो यूज कर रहे हैं हर जगह हर घर में, वो कहाँ से आया ये बताइए। जब तक कि फंडामेंटल रिसर्च नहीं करी गई, जबकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनी और किस तरह से एक इलेक्ट्रिक बल्ब बना, वो सब निर्भर करता है फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर। हम कहीं हॉस्पिटल हैं और वहां पर हम बोलते हैं हमारी हड्डी टूट गई है, तो क्या करता है डॉक्टर? सबसे पहले एक एक्सरे लेने के लिए बोलता है। अब एक्सरे कहाँ से आया? किसी ने तो इसके बारे में शोध किया था। तो जो कनेक्शन है बिटवीन अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च, वो ही डिस्टेंस है जो जो तय करना पड़ता है कि एक शोध को, एक रिजल्ट को जो फंडामेंटल रिसर्च से निकलता है, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। तो साइंटिफिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने चारों तरफ देखेंगे, आज की तारीख में भी हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल तभी हुआ है क्योंकि किसी ने रिसर्च करी थी कि किस तरह से हम एक दूसरे से बात कर सकें एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आपको पता है कि WWW CERN में ही इन्वेंट हुआ था 1989 में, जब कि हम डेटा शेयरिंग के बारे में बात कर रहे थे, और सर टिम बर्नर्स-ली जो उस वक्त एक स्टूडेंट थे 23 साल के, उन्होंने ये एक प्रोजेक्ट बनाया कि किस तरह से हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। और वहां से देखिए आज हम कहाँ पहुंच गए हैं, और पूरी दुनिया ई टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और कहाँ कहाँ नहीं ये इसका इम्पैक्ट हुआ है। जी जी। तो ये तो आपने मैम बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च जो है वो किस तरह से कनेक्टेड है। बट मेरा सवाल अभी भी एक वही रहेगा कि फंडामेंटल रिसर्च एक्चुअल में है क्या? कि जब हम बोलते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च, लाइक एक तो होता है हमारा क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च, दिमाग में अगर कुछ भी आया, आकाश नीला क्यों है, जिससे आज हम लोग 28 फरवरी को ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हमारा नेशनल साइंस डे है। उस टाइम ये डे भी हमारा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि किसी की क्यूरियोसिटी थी, सर सीवी रामन की क्यूरियोसिटी थी। तो क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च, ये इस बारे में कुछ हमें बताइए। जी, तो क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च, ब्लू स्काई रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च इज एक्चुअली वन एंड द सेम थिंग। उसमें यही है कि हमें उसका इमीडिएट जो रिजल्ट है या जो इमीडिएट एप्लीकेशन है, और जो सोसाइटी, जैसे टैक्स पेयर अगर बाहर खड़ा है हमारे सामने और वो है कि हमारा पैसा किस लिए आप यूज कर रहे हैं, तो हम उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। यू जी सी, इमीडिएट आंसर हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमको पता है कि फंडामेंटल रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवेंचुअली जो भी कुछ निकलेगा इसमें से, वो सोसाइटी के पास दुगना होकर वापस जाएगा। तो जो फंडामेंटल रिसर्च है, इट्स रियली अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस, और हम अपने से पूछते हैं क्वेश्चंस, अपने जो थ्योरी हमने पढ़ी है, चाहे वो फिजिक्स की हो या दूसरे सब्जेक्ट्स की हो, हम वो थ्योरी को क्वेश्चन करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। वो जी फंडामेंटल रिसर्च है। और उसके ओरिजिन के, जो भी हमारा सवाल होगा, हम उसके ओरिजिन के तरफ हम जाते हैं। यदि हम बिग बैंग के बारे में सोचते हैं, अगर पार्टिकल फिजिक्स के बारे में हम सोचें, तो आज हम ये क्वेश्चन करते हैं कि ये यूनिवर्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई। और जी हमको सॉर्ट ऑफ पता है कि बिग बैंग हुआ था 14 बिलियन ईयर्स पहले, एक बिग बैंग हुआ था, और उस बिग बैंग में जस्ट यूजिंग वन इक्वेशन, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर्ड, में उस एनर्जी से ये जो सारा मास हम अपने अराउंड देखते हैं, जो सारे हम ब्रह्मांड अपने अराउंड देखते हैं, यूनिवर्स, ये सब वहीं से पैदा हुआ। तो ये एक थ्योरी है, और इस थ्योरी को हम समझने के लिए हम स्टडी करते हैं। सर्न में जो कोलाइडर है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, उसमें हम वही प्लाज्मा या द्रव्य को बनाते हैं, मैटर को बनाते हैं, जो बिग बैंग से इमीडिएटली बाद बना। तब वो ऐसा मैटर नहीं था जो हम आज समझते हैं, कि जैसे हमें गैस, लिक्विड, सॉलिड हम जानते हैं, हम जब क्लास में पढ़ते हैं तो गैस, लिक्विड, सॉलिड्स पढ़ते हैं हम, जी राइट। लेकिन हमको पता है कि यदि हम उसके भी अंदर जाएंगे तो हमें प्रोटॉन्स मिलेंगे, हमें न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। प्रोटॉन्स के भी अगर हम अंदर जाएंगे तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा? क्वार्क्स मिलेंगे, हमको कॉर्क्स मिलेंगे। ग्लूऑन्स मिलेंगे। जी जी। और
वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करके और उन्होंने आज की दुनिया बनाई, वहां से यहाँ तक की दूरी कैसे तय हुई, इसमें बहुत सवाल हैं। जैसे कि एंटी मैटर और मैटर तो इक्वल क्वांटिटीज में बनना चाहिए था बिग बैंग में, इजंट इट? जी जी जी। लेकिन वो तो हम एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एनिहिलेशन एंटी नहीं। मैटर। हाँ। जी, एंटी मैटर और मैटर अगर पास अगर आते हैं एक साथ, तो वो जी एनिहिलेट कर देना चाहिए और सिर्फ लाइट रह जाना चाहिए। लेकिन मैटर रह गया, जिसको हम मैटर बोलते हैं, जिससे कि हम और आप बने हुए हैं। जी सारे हमारे जो जो कण हैं, जो प्रोटॉन्स हैं, हम उसी सूप का नतीजा है, जो सूप हमारे 14 बिलियन ईयर्स पहले बना था। तो ये एंटी मैटर कहाँ गया, या फिर ये जो मैटर है ये ज्यादा क्यों है? और भी इस तरह के बहुत सवाल हैं जो पार्टिकल फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। और फंडामेंटल फिजिक्स या फंडामेंटल रिसर्च इसी को कहते हैं, जहां तक जी मैं समझती हूँ। जी जी। अब होपफुली काफी लोगों को फंडामेंटल फिजिक्स क्लियर हो गई होगी, क्योंकि एक चीज तो ये है मैम कि फंडामेंटल फिजिक्स नाम की फंडामेंटल है जो उसके लिए रिसर्च काफी हद तक हमें काफी आगे तक जाके करनी पड़ती है। जी जी, ये आपने मैम, रिसर्च बहुत। जी, आपने पार्टिकल एक्सेलरेटर की बात करी अभी। एलएचसी लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर की हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा हाइड्रोन कोलाइडर है। अभी पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसमें आप पार्टिकल्स को कोलाइड करवा कर उनके बारे में जानते हैं। तो मैम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताइए कि वहां आप लोग कर क्या रहे हैं पार्टिकल्स को कोलाइड करवा कर। लाइक हर बार जब आप पार्टिकल्स को कोलाइड करवा रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से हम लोगों को और क्या नया मिल सकता है, क्योंकि आप लोगों ने काफी सालों से सर्न में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो क्या कुछ नया मिलता है आपको? जी, तो जब मैं सबसे पहले यहाँ आई थी सन में, तो वो था 1987 में। तो शायद आप तो स्कूल में होंगे, या फिर शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। नहीं मैम, मैं नेगेटिव में था उस टाइम, मेरी एज नेगेटिव में थी। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, तो देखिए, जब मैं यहाँ आई थी तो ये एक लेबोरेटरी, बहुत बजिंग लेबोरेटरी थी। और मैं जब इंडिया से आई यहाँ पर, तो मैंने देखा कि कितना काम हो रहा है यहाँ पर, और इतना एक्शन हो रहा है, और इतने बड़े बड़े यहाँ पर टेक्निकल टेक्निकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तरह तरह से। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि दो तरह की लेट्स से रोड्स हैं। एक है लेबोरेटरी में काम करना, जहां पर कि आप शोध कर रहे हैं, आप डिवाइस कर रहे हैं कि किस तरह से ये इंटरेक्शंस जो हमने बात करी, कोलिशंस की बात करी हमने, ये जो पार्टिकल्स हैं वो उनके कोलिशंस को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो उस तरह के डिटेक्टर्स को डेवलप करने का काम बहुत बड़े स्तर पर हो रहा था। और दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट्स कि जो ये कोलिशंस को स्टडी करते थे। अब आप जानते होंगे कि जैसे कॉस्मिक रेज हैं, हमारे हमारे बॉडी में हर वक्त कॉस्मिक रेज आती रहती हैं, उससे ज्यादा कि जो हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं, मतलब उससे भी हाई एनर्जी की कॉस्मिक रेज हमारे बॉडी से हर वक्त जा रही है। लेकिन अब हम उसको बैठ के ऐसे स्टडी तो नहीं कर सकते हैं कि हमने कैमरा लगा लिया और हमने रेज को स्टडी करना शुरू कर दिया। वो तो इजी नहीं है। जी इसलिए जी हमें एक इसलिए हमें लेबोरेटरी में इस तरह के कुछ एक उपकरण बनाने पड़ेंगे, जिससे कि हम ये कोलिजन्स को स्टडी कर सकें। और कॉस्मिक रेज का क्या है, वो अभी आई और अभी नहीं आई, कल आई, आज का दिन आई, या फिर जो हम फिजिक्स करना चाहते हैं उस फिजिक्स के लिए हमें एक पर्टिकुलर पार्टिकल को स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल, जी लेट अस से कि हमें प्रोटॉन को स्टडी करना है, तो हम फिर अपने लिए एक ऐसी बीम बनाएंगे, और वो बीम एक्सेलरेटर से बनेगी। और हम एक एरिया बनाएंगे, एक्सपेरिमेंटल एरिया, जिसमें कि हम अपना एक्सपेरिमेंट को लगाएंगे। और उस एक्सपेरिमेंट में जो हम फिजिक्स करना चाहते हैं, जो एक क्वेश्चन हमने पूछा है, क्वेश्चन को डेडिकेटेड मैनर में स्टडी करेंगे। तो वो हमारा एक एक्सपेरिमेंट होगा। और जो R&D लैब में हमने डिटेक्टर बनाया, यानी कि एक तरह का कैमरा जो हम कोलिजन को स्टडी कर सकेंगे, वो हम पहले तो स्टडी करके हमने डिटेक्टर को फाइनलाइज किया। उसके बाद एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हमने उसको
ऐसा बनाया कि हम कुछ भी मिस ना करें। जो भी एक्सेलरेटर हमें देगा इन टर्म्स ऑफ लाइट या बीम ऑफ एनर्जी और प्रोटॉन्स या जो भी पार्टिकल हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसको हम हर तरह से स्टडी कर सकें। तो एक इस तरह का एक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल हॉल्स हैं सर्न में। तो दशक दर दशक ये बढ़ता गया और बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स बनते गए। और जब हमने देखा 90s में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वो एक एक्सेलरेटर था जिसका जिसका नाम था लार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइडर। वो LHC का से पहले बना था उसी टनल में, और उसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को लेकर कोलाइड करके और उनको स्टडी किया गया। तो जो थ्योरीज थी हमारे पास, उनको हम स्टडी कर पाए कि ये स्टैंडर्ड मॉडल, आपने जरूर पीरियोडिक टेबल का सुना होगा, केमिस्ट्री में होती है ना, जैसे जी कि जी जी हर एलिमेंट की एक जगह होती है, ग्रुप होता है, उसमें पीरियड होता है, और उसको उनके हम्म आपस के रिलेशनशिप कैसे होती है। उसी तरह से पार्टिकल फिजिक्स में जो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उनके लिए भी एक टेबल बनी है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। और उस टेबल में कई तरह के डिफरेंट प्रकार के कण होते हैं अलग अलग, लेकिन उनकी भी फैमिलीज होती हैं, 3 फैमिलीज में आते हैं ये पार्टिकल्स। तो अलग स्टडी करते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, और अलग अलग बड़े बड़े एक्सपेरिमेंटल हॉल्स में ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सेलरेटर पर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो काफी बड़े होते हैं, और छोटे एक्सपेरिमेंटल हॉल्स में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। जी। इस तरह के काम चल रहे हैं। और फिर ऑफ कोर्स लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर तो बहुत ही ह्यूज स्टेप था, सर्न के लिए बहुत बड़ा स्टेप था, और वो 20 में वो चालू हुआ था। तो मैम, जब लार्ज हेड्रोन कोलाइडर की जब हम बात करते हैं, तो किस तरह के पार्टिकल्स को, अब आप जैसे आपने पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का बताया था, वो दोनों एक दूसरे के लिए एंटी पार्टिकल्स हैं एक तरीके से, कि एक के पास दोनों का मास सेम है बट चार्जेस अलग अलग हैं। तो वहां पर जो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है, अब उसमें किस तरह के पार्टिकल्स पर आप लोग उनको कोलाइड कराकर कौन से पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप सबसे पहले तो कोलाइड करवाते हैं? देन दूसरी बात, आपको पता कैसे चलता है कि इस पार्टिकल को कोलाइड करवाया आपने, पार्टिकल्स टकराए, पार्टिकल्स स्कैटर हो गए, मतलब उनके अंदर का जो भी मटेरियल था वो स्कैटर हो गया। अब आपको पता कैसे चलता है कि एग्जैक्टली इसमें आप एक तो ढूंढ क्या रहे हैं, दूसरी बात इसमें आप किस तरह से उसको डिटेक्ट करते हैं? अब मैं बात करूंगा आपके डिटेक्टर्स की, कि आप उसको किस तरह से डिटेक्ट करते हैं। जी। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने, जैसे कि आपने भी कभी जब सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि इस पार्टिकल के अंदर और क्या है, पहला तो क्वेश्चन यही है। जी और वो क्वेश्चन चला आ रहा है फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और उससे एस्टेब्लिश हो चुका है कि जो प्रोटॉन है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। जी वो एक तरह का, आपने खेला होगा, जैसे बलून के अंदर हम पानी भर के खेलते थे कभी कभी होली। जी तो जी जी उसी तरह से हमारा जो प्रोटॉन है वो एक ना बैग है, छोटा सा बलून टाइप का है, और उसके अंदर और पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स हैं, 3 क्वार्क्स हैं उसके अंदर। और उसके अलावा भी उसके अंदर कुछ एक है ग्लूऑन्स, जो कि एक तरह से उनके अंदर एक्टिविटी होती रहती है। तो आप ये सोचें कि यदि हम 2 प्रोटॉन्स लेते हैं इस तरह, और जी उनको बहुत हाई एनर्जी में एक्सेलरेट कर लेते हैं, ओके, देन जब वो एक्सेलरेट होके एक दूसरे से अगर वो टकराएंगे, तो उनमें से क्या निकलेगा हम बता नहीं सकते उसको, क्योंकि या तो वो पार्टिकल्स जो ऑलरेडी हैं वो निकलेंगे, हम्म या फिर जो आइंस्टाइन का इक्वेशन है E = mc², हम्म एक बहुत ही छोटे से, बहुत ही नैनो से भी छोटा टाइम अगर आप लेंगे, नैनो सेकंड से भी छोटा टाइम अगर लेंगे, उस मोमेंट में वो जो एनर्जी अवेलेबल होती है, उससे फिर से वो जो पार्टिकल्स कभी एग्जिस्ट करते थे पहले एट द टाइम ऑफ द बिग बैंग, वो पार्टिकल्स बन जाते हैं, यू नो, जस्ट
एनर्जी से मतलब E इज इक्वल टू एम आपने सी। पार्टिकल्स दूसरे एक्सेलरेट करा के उनको कोलाइड करवाया, देन उन पार्टिकल्स की जो एनर्जी थी, उस एनर्जी से वो जी पार्टिकल्स बन गए जो उस टाइम बिग बैंग में थे। वाह। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी, आई मीन ऐसे सोचिए ना कि यदि आप बिलीव करते हैं कि डायनासोर्स थे हमारे अर्थ के ऊपर। जी, ये क्यों बिलीव तो बिलीव करते हैं। करते हैं? आपने तो नहीं देखा ना डायनासोर, आपने देखा नहीं डायनासोर, राइट? लेकिन आप देख बिलीव करते हैं क्योंकि आपने फॉसिल्स देखे क्या देखा? हैं, फॉसिल्स देखे हैं, उनके अवशेष जो मिलते रहते हैं वो देखे हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने जितने भी जी जी एक्सपेरिमेंट एक अपने ऑब्जर्वेशंस करी हैं, उनसे कार्बन डेटिंग वगैरह से सारा डेटा कलेक्ट करके देन हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो उसी तरह से जैसे कि जो डायनासोर पार्टिकल्स थे हमारे, ऐसे सोच लीजिए, हम को शुरू करते हैं मच्छरों से, फॉर एग्जांपल हमारे प्रोटॉन दो मच्छर हो गए फॉर एग्जांपल, जी और लेकिन हमने हमने उनको इतनी एनर्जी दे दी, इतनी एनर्जी दे दी उनको, इसीलिए ये एक्सेलरेटर जो है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत हाई एनर्जी का है, क्योंकि हम जो एनर्जीज की बात कर रहे हैं वो है टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻12। सो ये बहुत ही ह्यूज एनर्जी है। बहुत छोटे समय के लिए ये एनर्जी ये मस्कीटोज लेके आपस में जब टकराते हैं तो इसमें से डायनासोर्स भी निकल सकते हैं बाहर, यानी कि डायनासोर पार्टिकल्स। अब डायनासोर नहीं बना रहे हैं हम लोग हाँ। यहाँ पर। so, जी, मतलब कि खैर क्या कहें, पार्टिकल फिजिक्स है ये। पार्टिकल नहीं फिजिक्स में नहीं, आप कह कॉम सकते कॉमन हैं। सेंस जो है वो काम नहीं करती। कि नहीं नहीं, ये तो जी मतलब कि हमारी जो कॉमन सेंस है, लाइक अगर हम दो चीजों को कोलाइड करवाए तो ऐसा नहीं होता, दो चीजें सिर्फ टूटेंगी, बट यहाँ पर दो चीजें टूटने के बाद कुछ और बन भी रहा है। तो ये एक तो जी बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल है कि ये हो क्यों रहा है। सबसे पहली अच्छा मैम, जी अभी तक हमें ये पता लगा है कि ये हो क्यों रहा है, कि ये पार्टिकल्स बन कैसे रहे हैं। जी, बिल्कुल यही स्टडी है, यही बहुत बड़ी स्टडी है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया था, जी उसमें 1964 में प्रोफेसर हिग्स ने जी हमें बताया कि जी एक पार्टिकल जो है, जिसको आज हम हिग्स बोसॉन बोलते हैं, लेकिन उस वक्त तो वो एक पार्टिकल बताया गया था थ्योरी में, मैथमेटिक्स से, कि ये होना चाहिए हमारे स्टैंडर्ड मॉडल में। वो एक मिसिंग लिंक था, एक कड़ी उसकी मिसिंग थी, बाकी सब कुछ फिट हो रहा था मैथमेटिक्स में। सारे हमारे जो क्वार्क्स हैं और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन है, सब हम्म कुछ फिट हो रहा था, लेकिन एक ये सारे पार्टिकल्स जो हैं हमारे, इनके अलग अलग मास क्यों हैं, ये एक क्वेश्चन था उस वक्त 60s में। और ऐसे सोचे ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत लाइट है और प्रोटॉन जो है वो बहुत हैवी है, जी 2000 टाइम्स हैवी है। तो ये हैवी क्यों है, ये एक क्वेश्चन है, इजंट इट? जी तो जी अब इसका जवाब कैसे दिया जाए? तो उस जवाब के लिए, ये मास क्यों होता है, उसके लिए एक इक्वेशन लिखा गया स्टैंडर्ड मॉडल में, जो कि जिसमें कि हिग्स बोसॉन को एक इंट्रोड्यूस किया गया, कि यदि एक और पार्टिकल हमारे पास उस सूप में होता बिग बैंग के टाइम में, उस सूप में अगर एक और पार्टिकल होता जो कि एक बहुत हैवी है, जिससे कि अगर कोई भी दूसरा पार्टिकल इंटरेक्ट करेगा तो उसको मास मिल जाएगा, यू नो। इस तरह से सोचिए ना, यदि कोई बहुत बड़ा स्टार, अब अपने कंट्री का कोई स्टार का नाम लीजिए, बड़े स्टार का। जस्ट स्टार, अच्छा फिल्म स्टार। फिल्म स्टार का लीजिए, अब फिल्म स्टार ही दिमाग में आता है हमारे कंट्री में, कोई साइंटिस्ट स्टार तो बेचारे कोने में ही रहते अरे हैं। मैम, मैंने आज ही सर सीवी रामन की बायोग्राफी, उनके रामन इफेक्ट पे वीडियो बनाई है आज ही। मैं आपको जरूर भेजूंगा, आप जरूर देखिएगा। स्टार जी में जी मैम रामन सर की ही बात करते हैं। आज 28 फरवरी है, आज उन्हीं का ही दिन है। जी। हाँ, तो आप ऐसे सोचिए कि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आतुर हैं वो उनसे मिलने के लिए। लेट अस अज्यूम, लेट अस गो बैक इन हिस्ट्री, एक ऐसा दिन कि जहां पर सर रमन आने आने वाले हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, और उस स्टेडियम में हमारे सारे बच्चे स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है, और वो वेट कर रहे हैं, लेकिन किसी ने बोल दिया ये उनको तो बहुत डिले हो गई है, वो अभी नहीं आ सकते, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे?
आपस में बातें करना शुरू आपस कर में। देंगे। जी जी, थोड़ा सा शोर भी मचाएंगे इधर उधर अपना, और फ्रीली इधर उधर से घूम रहे होंगे, कोई यहाँ से वहां चला जाएगा, किसी का दोस्त मिल गया, दूसरा बोलेगा अरे तुम कहाँ थे, इस तरह की बातें होने लगेंगी। जी ठीक जी बोल रही हो ना? जी जी। जी। लेकिन अचानक से अगर सर सीवी रमन आ जाते हैं वहां पर, आप मुझे बताइए क्या होगा? पहले तो केओस मचेगा, ठीक देन है। उसके बाद धीरे धीरे करके चीजें सेटल डाउन होंगी, एंड देन उसके बाद सब लोग एक्साइटमेंट में सर को सुनने की जी। कोशिश करेगी। सर अब बोलेंगे कुछ तो उसमें। ठीक है। हाँ, यदि वो अगर आते हैं और उस पूरे स्टेडियम में वॉक करके जाते हैं, वो स्टेज पर नहीं आते हैं, वो वॉक करके चले जाते हैं, सपोज अंदर ही एंटर्स फ्रॉम वन रूम, वन गेट, एक गेट से वो आते हैं, और उसके बाद वो सबसे जिससे वो हाथ मिला सकते हैं या जिससे बात कर सकते हैं, करते कराते वो चले जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा भागने की कोशिश करेंगे आपस में, ठीक है ना, पुश जी करेंगे एक दूसरे को कि मैं आगे आ जाऊं, मैं आगे आ जाऊं। तो जो जितना पास पहुंच पाएगा उनसे, उसी को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हुई ना पहुंचने के लिए, यानी कि उसका इंटरेक्शन सबसे ज्यादा हुआ, और एक तरह से उसको ही हैड टू ओवरकम अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन टू कम इन फ्रंट। तो जी ये जो ऑपोजिशन है, ये इसको एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि दैट इज द इंटरेक्शन बिटवीन दिस हिग्स बोसॉन दैट वी सेड, द स्टार, our CV Raman, and the humble particle. एंड दीज पार्टिकल्स में से जितना ज्यादा इंटरेक्शन हो गया उसका हिग्स बोसॉन के साथ, उस वक्त उसको वो मास मिला। तो इलेक्ट्रॉन बेचारा पीछे रह गया, उसको हल्का सा ही मास मिला, ठीक है ना? एंड सो ऑन। आई मीन आई एम रियली जनरलाइजिंग इट, इतना सिंपल नहीं है, जी लेकिन हाँ, बच्चों को समझाने के लिए ये मैं सोचती हूँ कि अच्छी एनालॉजी है। जी। जी जी जी। अच्छा, जब आपने स्टार बोला, मैं अल्टीमेटली अपने सन के ऊपर चला गया था। मेरे दिमाग में वो आया नहीं कि कोई ह्यूमन स्टार वैसा। कोई बात नहीं है, वो तो बहुत स्टार्स हैं हमारे कंट्री में, स्पोर्ट्स स्टार्स भी नहीं, हैं आपने बॉलीवुड। जब कंट्री बोला मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा सन तो अभी बाहर है, वो उस कंट्री में कहाँ से आएगा हमारे। जी 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 जी। जी। बिल्कुल। अच्छा मैम, अभी एलएचसी के बारे में हमने बात करी, बट एफसीसी फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर एक और नया प्रोजेक्ट जो है सर्न अभी लेकर आ रहा है। जी और अभी इंडिया में विज्ञान समागम हुआ था जी ट्रू जी 2020 में, तो वहां पर भी इसके बारे में काफी चर्चा हुई थी। तो जी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्यों एंड कैसे, और जी अब ये कितना बड़ा होने वाला है। तीन जी सवाल। क्यों बनाया जा रहा है, देन कितना बड़ा होगा, और अब इसमें क्या रिसर्च होगी। जी। मैं सोचती हूँ कि बहुत अहम सवाल है, और इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। यदि हम ये सोचें कि LHC जब बना, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। LEP जो पहला वाला कोलाइडर था, लेप कोलाइडर, उससे एक बहुत बड़ा स्टेप था। क्योंकि लेप में ऐसे सोचिए कि आप कुछ 100 200 500 फिजिसिस्ट एक साथ काम करते थे, टेक्नीशियन जी स्टूडेंट्स मिलाकर। और आज की तारीख का जो CMS एक्सपेरिमेंट है और जो एटलस एक्सपेरिमेंट है LHC के ऊपर, उसमें 5,000 से ऊपर साइंटिस्ट काम करते हैं। तो आप ये सोचिए कि एक एक्सपेरिमेंट एक अकेला पर्सन तो नहीं कर सकता। जी जी आज जी। और जो मेगा साइंस एक शब्द है जो आजकल काफी कॉमन हो रहा है, और बच्चों को सीखना चाहिए इसके बारे में कि व्हाट इज मेगा साइंस। Large Hadron Collider is one of the largest collaborative efforts done by humanity for physics. जी तो इस ये कैसे हो पाया, कैसे हो पाया? इसमें थ्योरी वाले चाहिए हमें बताने के लिए कि भाई कौन सी थ्योरीज हैं जो हम आगे ढूंढ सकते हैं। जी हिग्स बोसॉन, पहले तो आप ये सोचे कि हिग्स बोसॉन उन्होंने तो मैथमेटिक्स में लिख दिया कि ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्या हमने देखा उसको? हमने तो नहीं देखा था तब तक, जब तक LHC नहीं बना था। तो एक तरह का एक टारगेट था लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को बनाने के लिए कि हमें हिग्स बोसॉन को ढूंढना है। जैसे कि प्रोटॉन मिला, जैसे कि इलेक्ट्रॉन मिला थॉमसन को 100 साल 120 साल पहले,
उसी तरह से यदि हम देखें तो उसी कड़ी में जो मिसिंग लिंक में कह रही थी, वो मिसिंग लिंक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में मिला, 2012 में मिला। हिग्स जी बोसोन को हमने देखा, और वो इसीलिए हो पाया कि हम कोलैबोरेटिव साइंस कर पाए एट अ वर्ल्ड वाइड स्केल। फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट तो हैं ही, लेकिन इंजीनियर्स, ये हम जी इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट की जो सिक्स स्टोर छह माला की बिल्डिंग जैसा, और ऐसा नहीं है कि वो खाली है बिल्डिंग, वो पूरी बिल्डिंग एक तरह से आप एक बहुत ह्यूज सिलिंड्रिकल अनियन के जैसे सोचें आप उसको, जैसे अनियन के लेयर्स होते हैं उसी तरह जी के बहुत ह्यूज अनियन सोचें आप, और एक एक सेल जो उसके अंदर है वो जी एक तरह का कैमरा है, और जी अलग तरह का कैमरा, ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे हैं, अंदर का लेयर अलग है, उस सिलिकॉन डिटेक्टर्स हैं अंदर, बाहर गैस डिटेक्टर्स हैं, एंड सो ऑन, डिपेंडिंग ऑन द फिजिक्स यू वांट टू डू। तो ये जो बड़े एक्सपेरिमेंट्स बने हैं उसके लिए एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट चाहिए, तो वो फिजिसिस्ट ने उनको बनाया एक्सपेरिमेंट्स को। देन यू नीड अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर, क्योंकि जी आपके जो कोलिशंस हैं वो कोलिशंस आप किस तरह से स्टडी कर पाएंगे, आप इनको कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को, जो जो भी फोटोज आप ले रहे हैं, ये सारे फोटोज को आप कलेक्ट कर रहे हैं एज डेटा, और वो डेटा को लेकर आप उनको स्टडी कर रहे हैं, फिर तब जाके उसमें से आप कुछ एक फिजिक्स, इंपॉर्टेंट फिजिक्स को निकाल सकते हैं, जी और ये काम सारा लोग ही कर सकते हैं, इजंट इट? जी और इसीलिए इसके लिए ऑफ कोर्स एक्सेलरेटर के बिना तो ये होता नहीं। अब जी एक्सेलरेटर फिजिसिस्ट जो है उसने अपना पूरा जीवन निकाल दिया एक एक्सेलरेटर को डिजाइन करने के लिए, जिससे कि हिग्स बोसोन मिल सके। तो पिछले 30-40 साल में हमने ये जर्नी देखी कि किस तरह से 64 में पहले थ्योरी आई, और जी उसको फिर किस तरह से कन्वर्ट किया गया इनटू एन एक्सपेरिमेंट, जिससे कि आप इसको ढूंढ सकें। और जी ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड स्केल पर ये काम होता है, इस कॉम्प्लेक्स मशीन को पहले बनाने में, ऑपरेट करने में, डेटा लेने में, उसको एनालाइज करने में। तो जी यदि आप ये बोलें कि अर्चना शर्मा ने कुछ किया, इट इज रॉन्ग, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। और ये चीज हमें बचपन से ही ये हमें समझना होगा कि कैसे हम मिलके एक मेगा साइंस, इतना बड़ा क्वेश्चन, दुनिया का इतना बड़ा क्वेश्चन को हम आंसर कर सकते हैं, एंड उसको करते करते हमने एक पैसा अगर लगाया है तो 5 पैसा बाहर निकला है उसमें से सोसाइटी के लिए। जी दैट विल बी अनदर, वो अनदर टॉक होगी, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ और लीड करना चाह रही हूँ टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। जो आपने जी बोला कि एफसीसी, ये एफसीसी एक तरह की फॉर द मोमेंट दूरदर्शिता है कि हम इसको बनाएं, यदि बनाएं तो कितना बड़ा बनाएं, जो कि 100 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस में इसकी प्लानिंग हो रही है, जी और इसमें कितना मतलब कॉम्पिटेंस इसमें लगेगी और निकलेगी, वो जो स्पिन ऑफ है वो हमें देखना है। सिविल इंजीनियर्स कैसे बनाएंगे कि पहाड़ों के नीचे से टनल बनाएंगे, लेक के नीचे टनल बनाएंगे, ये एक फिजिक्स का ही क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, ये एक कितना बड़ा चैलेंज होगा। एक रोड हम बनाते हैं उसमें कितना कितना इनक्रेडिबल एफर्ट लगता है। तो जो क्वेश्चंस तो फिजिक्स के रहेंगे ही रहेंगे, और अभी हमने बहुत क्वेश्चंस को आंसर नहीं किया है। एक छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ कि यदि हम अपने जितनी नॉलेज हमें है आज मैटर के बारे में, अगर हम उसको सारे को एक टेबल पे रखें, फ्रॉम द कॉस्मोलॉजी, फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी, एंड फ्रॉम ऑल अदर मेजरमेंट्स जितने हुए, बैकग्राउंड, और ब्लैक होल के बारे में भी आपने सुना होगा, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में भी सुना होगा, जितनी नॉलेज है हम सारी नॉलेज को अगर इकट्ठा कर लें, फिर भी हम जो मैटर बनना चाहिए था बिग बैंग में, वो हम उसके बारे में अकाउंट नहीं कर सकते हैं। हमें पता है कि कम से कम नहीं तो 75% अप टू 95% इज मिसिंग। और वो हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से ग्रेविटेशनली मूव कर रही हैं चीजें, हाउ गैलेक्सीज आर मूविंग एंड हाउ दे आर मूविंग अवे। तो वो
उनका मूवमेंट हमें बताता है कि और भी कुछ होना चाहिए, ओनली जी देन दे कैन मूव इन दिस वे, ठीक है ना। तो वो उसको डार्क मैटर, डार्क एनर्जी आपने सुना होगा। जी जी जी। तो डार्क डार्क, मैटर 5% जी और बाकी का डार्क एनर्जी टाइप। जी, तो ये डार्क मैटर का अभी तो कहीं ना और ना छोर पता है। जी तो ये जो तो शोध और ढूंढना ये तो चलता ही जाएगा आगे, और बहुत एक्सप्लेनेशन इसके बारे में हैं, बहुत थ्योरीज भी हैं इसके बारे में। जैसे कि हिग्स बोसॉन की थ्योरी 64 में थी, और 2012 में हिग्स बोसॉन मिला इतने साल बाद। उसी तरह से जो आज की थ्योरीज हैं अबाउट डार्क मैटर, about dark energy, and many other new things are also coming up, like multi dimensions and so on, वो सब शायद हमें 20 साल 50 साल बाद उसका जवाब मिले। के लिए ये एफसीसी बनाया जा रहा है, और वो आप लोग लेके जाए इसको, छोटे बच्चे जो हैं आज के। जी। अच्छा, हिग्स बोसॉन के बारे में मैम हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करी हैं, और आपने अभी बताया भी कि हिग्स बोसॉन होता क्या है। बट 2012 पे अगर मैं जाऊं, जब ये हिग्स बोसॉन हमें मिला था, तो जी सबसे पहले तो आप लोगों का उस टाइम पे रिएक्शन क्या था? सबसे पहले मैं वो जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने रोजेंडे टॉक के सेकंड एपिसोड में जो हमारे डॉक्टर अजय आए थे, उन्होंने भी बताया था कि सन में वो थे उस टाइम जब हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो उस टाइम पे लैब में माहौल क्या था? क्योंकि जो आप लोग ढूँढ रहे थे इतने सालों से, वो आपको मिला। तो क्या माहौल था? सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा। जी जी, ये तो मतलब बहुत ही इनक्रेडिबल लेट्स से मोमेंट था। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी एक चीज की, एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ चैलेंजिंग काम होता रहता है, ठीक है। और बहुत सेमिनार्स होती रहती हैं, और कुछ रिजल्ट आ रहा है। आपने सुना होगा पीछे पेंटाकोर का भी निकला था एक एक्सपेरिमेंट में, या फिर अभी हिग्स की कोई डिके आ रही है स्पेशल, उसकी स्टडी हो रही है। तो अनाउंसमेंट, सेमिनार्स, ये बिल्कुल एक डेली लाइफ का हिस्सा है यहाँ पर। और जब हिग्स बोसॉन का डिस्कवरी सो टू स्पीक हो रही थी 2011 और 2012 के बीच के जो डेटा का सेट था, 2010 से शुरू हुआ था लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, तो 2 साल में जो डेटा इकट्ठा किया गया, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बनी गई दोनों एक्सपेरिमेंट्स में, एटलस में और सीएमएस में। और दो क्यों? क्योंकि एक तरह से तो कंपटीशन भी जरूरी है, और दूसरा यदि यदि एक बोलता है हमें मिल गया, तो दूसरे को भी अगर मिला है डिफरेंट टेक्निक से, तो वो एक तरह की एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि ये सही चीज है। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेकिन सब लोग बहुत चुपचाप से काम कर रहे थे इसके बारे में, कुछ सुनना ही दे रहा था कि समथिंग इज हैपनिंग, मीटिंग्स हो रही हैं। फिर डेटा को मिलाया गया, उसमें डेटा को मिलाकर भी वो जब बिल्कुल कॉन्फिडेंस इतना हो गया कि यस वो है, कुछ एक पार्टिकल है जो हिग्स जैसा है, तब एक सेमिनार हुई 4 जुलाई 2012 को। और वो सेमिनार लाइव ब्रॉडकास्ट हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी उन्हीं दिनों, एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस होती है पार्टिकल फिजिक्स में, वो उस समय हो रही थी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन सर्न में सेमिनार हुई जो कि ब्रॉडकास्ट हुई थी वहां पर। और ऑफ कोर्स सेमिनार के लिए मैं भी तैयार हुई। सुबह सुबह मैंने कहा मैं जाऊंगी, मैं सुबह 7 बजे चली, क्योंकि 9 बजे सेमिनार थी। और मैं वहां पहुंची, और वहां कोई जगह नहीं, ऑडिटोरियम खचाखच भरा ऑडिटोरियम तो खचाखच भरा ही हुआ था, और बाहर भी लोग कैंप लगाए बैठे थे, बहुत बहुत 200-300 मीटर तक सब जगह लोग भरे हुए थे। पूरा जो मेन बिल्डिंग सन में बोलते हैं जिसको, वो पूरी भरी थी, क्योंकि बाहर भी स्क्रीन्स लगे हुए थे, आप देख सकते थे उसको। तो मैं थोड़ा दुखी हो गई, मैंने कहा लोग तो यहाँ सुबह 5 बजे से बैठे हैं, कोई रात से वहां कैंप कर रहा है इस सेमिनार के लिए। तो इनफैक्ट ये मेरी एक गलती हो गई कि मैं कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं बैठ पाई। पहली तो बार आपको लगा होगा कि जहाँ काम करते हैं हम वहीं जी टाइम पर आने के बावजूद हमें सीट नहीं मिली। जी बिल्कुल
थोड़ा पीछे रह गई मैं इसमें, लेकिन हाँ बहुत बड़ा डे था, बहुत अमेजिंग माहौल था सन में, और इतना इनक्रेडिबल एक्साइटमेंट था, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं 20 साल से, जब से वो एक्सपेरिमेंट के बारे में मतलब सोचा गया, 25 साल से भी ऊपर, और फाइनली वो मिल रही है कुछ, यू नो, साइंटिस्ट हैव टू बी वेरी कॉशियस आल्सो, यू कैन नॉट जस्ट डिक्लेयर कि हमें हिग्स गया, यू नो, क्या पता आपने कोई गलती कर दी हो। जी तो इसलिए बहुत जी बहुत केयरफुली ये सब चीजें सीखने को भी मिली कि अपने काम को किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से फ्रॉम द एनालिसिस टू द अनाउंसमेंट, कितना उसमें रिगर जाएगा, कितना उसमें वेरिफिकेशन जाएगा, कितना उसमें चेकिंग, ट्रिपल चेकिंग, क्वाड्रुपल चेकिंग होगा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सीखने को मिला कि किस तरह से कम्युनिकेशन होगा इतने बड़े इम्पोर्टेंट रिजल्ट का, जिसके ऊपर की फिर नोबेल प्राइज मिली थी 2013 में, आपको पता ही है। जी जी। अच्छा मैम, ये क्वेश्चन थोड़ा सिली लग सकता है, बट मुझे हमेशा से ये जानना था कि इतना सारा डेटा सन में रोज डेली जनरेट होता है, क्योंकि डेली पार्टिकल जी। एक्सेलरेटर में जितने भी आपने बताया कि कंप्यूटिंग में काफी काम होता है, तो इतना सारा डेटा आप लोग रखते कहाँ पे हो? ये ये कौन सी हार्ड डेटा डिस्क है आपकी मैनेजमेंट जो एक बहुत मेरे को भी चाहिए ऐसी एक हार्ड डिस्क। आपके पास है? देखिए, सबसे पहले जैसे www के बारे में बात करते हैं, तो जी जब वेब लॉन्च हुआ, सबके पास तो वेब नहीं था ना, इंटरनेट सबके पास नहीं था, इज इट जी करेक्ट? जी मैम। तो धीरे धीरे करके नेट की अवेलेबिलिटी बनाई गई सबके लिए, जिससे कि घर घर बैठे लोग, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी नेट के ऊपर आ सकते हैं और अपने दोस्तों से जो कि कहीं यूएसए में बैठे होंगे उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है। जी अब जो डेटा है, डेटा मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इसी पिछले 2 दशकों में, तो कहाँ से कहाँ पहुंचा है डेटा मैनेजमेंट, और वो इसी तरह से हुआ है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो हम इसको ऑफ कोर्स टेप्स में भी रखते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही एक लेट्स से स्मार्ट एल्गोरिथम्स हैं, जिसमें कि जो पहले डेटा जब हम निकालते हैं, उसी डेटा को हम फर्स्ट लेवल ट्रिगर में ही इतना कम कर देते हैं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा ही हम सेलेक्ट करके निकालते हैं, बाकी डेटा हम रिजेक्ट कर देते हैं, और वो डेटा भी हमारा पेटाबाइट्स में जाता है। जी सो एक साल में हम कम से कम नहीं तो 100 पेटाबाइट्स डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, और इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। वी हैव अ टीयर 0 जो सर्न के अंदर है, फिर 11 टीयर 1s हैं दुनिया में, अलग अलग जगह, यूरोप में है और अलग जगह पे भी हैं, और टीयर 3 जो है, टीयर 2s हैं, टीयर 3s हैं। इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, नॉट ओनली फॉर कीपिंग द डेटा बट ऑल्सो फॉर डूइंग द एनालिसिस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस हुई और ग्रिड कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस हुई। आप अपने घर में बैठ के एलएचसी का डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और यदि आप देखना चाहें कि कैसे हम हिग्स को निकालते हैं, वो आप कर सकते हैं घर में बैठकर। जी So there is a big jump in the way we manage data, the way we keep data, and the way we analyze the data. तो कंप्यूटिंग में जो बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग आईटी मैनेजमेंट, ये एक बहुत बड़ा एक लेसन भी है और एक फील्ड है जिसमें कि बहुत एप्लीकेशंस हैं, एंड वन ऑफ देम इज पार्टिकल फिजिक्स ऑफ कोर्स। जी। अब मैम इतनी सारी बातें हम लोगों ने करी, एलएचसी के बारे में करी, एफसीसी के बारे में करी, डेटा मैनेजमेंट के बारे में करी, हिग्स बोसॉन के बारे में करी, बट अब बात करते हैं आपके काम के बारे में कि आप सर्न में क्या करते हैं। कुछ हमें पता है कि आपने डिटेक्टर्स के ऊपर काफ़ी काम किया है, बट वो किस तरह के डिटेक्टर्स हैं और उन डिटेक्टर्स का काम क्या है, हम वो जानना चाहेंगे। जी, तो मेरा जो काम है, वेल सबसे पहले जब मैं सर्न में आई तो डिटेक्टर्स का तो
ऑफ कोर्स मैंने पढ़ा था उसको कोर्सेज में अपने, लेकिन उस तरह से कभी लेबोरेटरी में काम नहीं किया था पहले, क्योंकि हमारे जी। यहाँ जहाँ मैंने स्टडीज करी थी अपनी, उस तरह के इक्विपमेंट नहीं थे। तो कोई फॉर नो फॉल्ट ऑफ एनीबडी, एक लेबोरेटरी में आई जहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह के जो इक्विपमेंट्स थे, मेरे को उनको सीखना पड़ा। लेकिन बहुत अच्छा, ये एक रिगरस ट्रेनिंग हुई मेरी, जिससे कि मैंने सीखा जैसे डिटेक्टर है उसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने टेस्ट करना सीखा कि कोई भी डिटेक्टर है, जैसा कि हमने बात पहले करी कि हम कोलिजन्स जो हैं उनको स्टडी करते हैं, डिटेक्टर से डेटा निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, राइट। तो लेकिन ये डिटेक्टर ही क्या होता है? डिटेक्टर ऐसा होता है कि जिसमें कि अगर एक पार्टिकल जाए या रेडिएशन जाए तो हम उसको पकड़ पाएं, हम बता पाएं कि वो कहाँ से गया और कब गया। आप आप यही सोचिए कि अगर एक कोलिजन पॉइंट है और वहां से हजारों पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो हम एक भी पार्टिकल को मिस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम इनको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो E इज इक्वल टू mc² हमें बनाना है, और अगर हमारा एक भी पार्टिकल मिस हो गया, हमारा इक्वेशन तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो डिटेक्टर्स जो हैं वो फुल्ली एफिशिएंट होने चाहिए, 100%। अगर आपका सेंसिटिव एरिया जैसे कि इतना है, आपका एक मोबाइल कैमरा जो है उसका एक रेंज होता है, राइट, जी। तो उस रेंज में वो कलेक्ट करता है। उसी तरह से एक डिटेक्टर का एक रेंज होता है, और वो उस सेंसिटिव एरिया में उसको पूरा एफिशिएंट होना होता है। डिटेक्टर्स कई तरह के होते हैं। सिलिकॉन डिटेक्टर्स होते हैं जो थोड़े महंगे होते हैं, और गैस डिटेक्टर थोड़े चीप होते हैं। तो सिलिकॉन डिटेक्टर इज रियली इन द हार्ट ऑफ द कोलिजन्स, उसके पास बिल्कुल, क्योंकि वहां बहुत पास पास होते हैं ना सारे ट्रैक्स, ट्रैक्स तो खुलते जाएंगे बाहर निकलते निकलते कोलिजन के। तो जो बाहर के जो डिटेक्टर्स हैं वो होते हैं म्यूऑन डिटेक्टर्स। और म्यूऑन क्या है? अब म्यूऑन इज जस्ट अ कजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जैसा एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है जिस जो एटम्स के अंदर आपने पढ़ा है, उसी तरह से एक म्यूऑन होता है। और म्यूऑन एक तरह का बहुत फिडल पार्टिकल होता है, यानी कि जो भी डिकेज होती हैं, यदि उसमें से म्यूऑन निकलता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम निकलता भी है, आप यदि उनको पकड़ लेंगे म्यूऑन्स जी। को कोलिजन में से, तो वो जो डिके है आपकी, एक तो वो फिजिक्स आप पढ़ सकते हैं जो निकली उसमें, और दूसरा आप इन म्यूऑन से ट्रिगर कर सकते हैं कि ये डेटा हमें रखना है। एक एक जी। कोलिशन जो होता है वो एक सेकंड में 40 मिलियन टाइम्स होता है, एक सेकंड में। उस 40 मिलियन टाइम्स में हमें क्या डेटा रखना है और क्या डेटा नहीं रखना है, ये डिसीजन लेना होता है। तो आपके जो डिटेक्टर्स हैं वो बहुत लोकलाइज्ड ट्रैक को पकड़ना पड़ता है उनको, दे मस्ट डू दैट। और दूसरा टाइम में, यानी कि विद इन नैनो सेकेंड्स, इवन लेस देन दैट, बताना होता है कीप द डेटा और थ्रो द डेटा, ये डिसीजन लेना होता है। तो मेरा जो काम है वो म्यूऑन डिटेक्टर्स बनाने का था, मतलब कि डिजाइनिंग, कि क्या किस तरह का डिटेक्टर बनाया जाए। और उनको मैंने डिजाइन किया, अकेले नहीं, ऑफ कोर्स टीम में किया। मैं बहुत बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे प्रोफेसर जॉर्ज शार्पक के ग्रुप में मौका मिला, हु वाज द नोबेल लॉरिएट इन 1992। उस ग्रुप में मैंने काम किया करीब 10 साल 1990s में, जिससे कि मैं सीख पाई सारे ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, क्योंकि कोई चीजें ऐसी होती है ना कि अगर आप पानी में हैं तो आप तैरना सीख लोगे, कुछ ऐसा चाहे आपको नहीं भी आता है तो आप देखते रहेंगे कि किस तरह से आपके सीनियर्स काम कर रहे हैं, एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो फर्स्ट दशक में मैंने तरह तरह के डिटेक्टर्स बनाए, उनको डिजाइन भी किया, उनको सिमुलेशंस में भी देखा और एक्सपेरिमेंट में भी देखा। तो एक तरह से बैकग्राउंड बन गई डिटेक्टर्स के बारे में, और थोड़ा सा फिजिक्स से मैं दूर हो गई, क्योंकि रियल या तो आप फिजिक्स कीजिए या तो आप डिटेक्टर बनाइए, इन द सेंस कि आप यू हैव टू बिकम सॉर्ट ऑफ फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर वर्किंग ऑन। लेकिन वो बहुत काम आया, क्योंकि फिर बाद में सीएमएस एक्सपेरिमेंट में मैं म्यूऑन सिस्टम में मैंने बहुत काम किया अपनी टीम के साथ, ऑफ कोर्स, और बहुत स्टूडेंट्स भी मेरे पास आए इस पूरे दौरान में। मैं
बहुत बहुत मतलब इस तरह से अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे थ्रू इतने बच्चे आए और इतने बच्चों ने उसी इम्यून सिस्टम पे काम किया। पर्टिकुलरली जो पिछले 10 साल रहे उसमें मैंने एक नई टेक्नोलॉजी जो मैंने 90s में स्टडी किया था उसको मैंने सीएमएस में लाई। उस टेक्नोलॉजी को मैं सीएमएस में ला पाई और उससे हमने एक नया सिस्टम बनाया सीएमएस के अंदर म्यून्स को डिटेक्ट करने का। तो जी, इन शॉर्ट ये किया मैंने अभी पिछले लेट्स से कई साल। बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया। सुनकर काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ें। आपका थैंक यू। काम और सर्न में जो आपने अपना योगदान दिया है। आपने इतने साल फिजिक्स पढ़ी, फिर डिटेक्टर्स पे काम किया, सर्न में इतने साल इतने लोगों के साथ, नोबेल लॉरियट्स के साथ भी आपने काम किया। तो इतने साल फिजिक्स पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए फिजिक्स की वजह से? वेल एक बहुत बड़ा मैं सोचती हूँ योगदान ही कह सकते हैं अगर थोड़ी धृष्टता करूं कि एक वुमन साइंटिस्ट को अपने कंट्री में एक जगह दिखाने के लिए कि हम भी कर सकते हैं। मैं खुद को नहीं समझ सकती थी कि मैं कुछ कर पाऊंगी इस तरह का। यदि आप 30 साल पहले मुझसे पूछते, मैं कभी भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होती कि मैं आगे बढ़ पाऊंगी या फिर मैं इस तरह का चैलेंजिंग काम को मैं कर पाऊंगी। लेकिन इसका यही मतलब रहा कि यदि आप अपने लक्ष्य से हटे नहीं, बस दैट इज द ओनली कंडीशन। और सोसाइटी में भी आप अपनी जगह बना सकते हैं यदि आप पर्टिकुलरली द विमेन अगर वो साइंस पढ़ती हैं और वो साइंस करना चाहती हैं, तो मुझे लगता है कि सोसाइटी विल जस्ट फैसिलिटेट दिस मोर एंड मोर। तो हाँ, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको ये पता लगता है कि आपको कितना नहीं आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और उसके आगे किस तरह से हम सोसाइटी में कुछ ना कुछ योगदान आप कर सकेंगे, चाहे वो छोटे बच्चों को रास्ता दिखाना ही हो, वो भी आप खुद एक मॉडल बन के कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि मैंने कुछ बहुत बड़ा काम किया है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बिना कोलैबोरेशन के, बिना टीम वर्क के यहाँ पर आप अकेले नहीं खड़े रह। बड़े बड़े नोबेल लॉरियट्स के ऊपर के कंधों के ऊपर हम खड़े हैं।